नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने बिहार में डिजिटल ड्राफ्ट मतदाता सूची को स्कैन इमेज से बदल दिया है, जिससे पारदर्शिता पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। पहले 1 अगस्त को अपलोड की गई डिजिटल मशीन पठनीय PDF फाइलों में टेक्स्ट सर्च और डेटा विश्लेषण की सुविधा थी, जिससे गलतियों, डुप्लीकेट वोटरों और अवैध मतदाताओं की पहचान आसान थी। लेकिन 9 अगस्त को इन्हें हटाकर केवल इमेज फाइलें डाली गईं, जिनमें सर्च या डेटा एक्सट्रैक्शन संभव नहीं है। अब जांच के लिए हर पेज को मैन्युअली देखना पड़ेगा, जिससे पत्रकारों, शोधकर्ताओं और आम जनता के लिए गड़बड़ियों की पड़ताल बेहद कठिन हो गई है। यह कदम राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों पर सोशल मीडिया पर बढ़ी चर्चा के बाद उठाया गया, जिससे आयोग की मंशा पर संदेह बढ़ा है। आयोग ने अब तक इस बदलाव पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, जिससे विश्वसनीयता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त को होने वाली सुनवाई से पहले चुनाव आयोग ने बिहार SIR पर जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि बिना नोटिस किसी भी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। आयोग ने बताया कि सभी मतदाताओं को सुनवाई और दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाएगा और जिनका नाम शामिल नहीं होगा उनके लिए कारण सहित लिखित आदेश जारी किया जाएगा। इन आदेशों के खिलाफ 2 स्तरों पर अपील की सुविधा भी उपलब्ध होगी। 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ के फॉर्म मिले हैं, जबकि 65 लाख लोग ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हैं। इसकी जानकारी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट को पहले ही दी जा चुकी है। आयोग ने विज्ञापन, प्रेस रिलीज, SMS और घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक किया। साथ ही बुजुर्ग, दिव्यांग और दस्तावेज रहित लोगों को राज्य सरकार के माध्यम से सहायता दी जा रही है। भारतीय चुनाव आयोग ने 9 अगस्त को एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में कथित हेराफेरी के सबूत शपथ के साथ प्रस्तुत करने या देश भर से माफी मांगने को कहा है। बता दें कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत महादेवपुरा विधानसभा सीट पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए 1,250 फर्जी वोट बनाए गए। इसके बाद कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 20(3)B के तहत शपथ पूर्वक साक्ष्य देने का नोटिस भेजा। इस नियम के तहत पंजीकरण अधिकारी दावों या आपत्तियों पर जांच कर निर्णय ले सकता है और साक्ष्य शपथ पर मांगे जा सकते हैं। हालांकि चुनावी कानून विशेषज्ञों का कहना है कि यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि शिकायत मतदाता सूची प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर ही दी जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश उपचुनावों का जिक्र किया और कहा कि हमेशा इस बात की चिंता रही है कि चुनाव आयोग न्याय करेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि जिस पर हमें पूरी बहस करनी चाहिए वह उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सीधे सीधे वोटों के अपहरण का आरोप लगाया। बता दें कि 2024 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के 9 उपचुनावों में भाजपा ने 6 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 2 और RLD ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत जानकारी दी, जो 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू हुआ था। इस हमले में 25 पर्यटक और एक स्थानीय गाइड मारे गए थे। हमले के अगले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक में सशस्त्र बलों को पूरी छूट दी। 25 अप्रैल को उत्तरी कमान में 9 में से 7 आतंकी ठिकानों को नष्ट करने की योजना बनाई गई और उसे अंजाम दिया गया। इसमें पाकिस्तान और POK में आतंकी ढांचे को निशाना बनाकर 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के अनुसार इस दौरान S-400 प्रणाली से 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान और एक हवाई निगरानी विमान भी गिराया गया। 3 महीने बाद आए सेना प्रमुखों के बयान को विपक्ष के सवालों और पाकिस्तान के दुष्प्रचार का जवाब माना जा रहा है, जो सरकार की दृढ़ नीति और सेना की सफलता को दर्शाता है। लेकिन 3 महीने बाद बयान देने की टाइमिंग का चयन रणनीतिक और कूटनीतिक कारणों से भी प्रेरित लगता है। हालांकि भारत की सेनाओं का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन बयानों के राजनीतिक महत्व को खारिज नहीं किया जा सकता। इससे मोदी सरकार को अपनी छवि जनता के बीच और निखारने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में PMC चुनाव से पहले राजनीतिक उलटफेर तेज हो गया है। 9 अगस्त को ठाणे के आनंदाश्रम आयोजित कार्यक्रम में MNS और NCP शरद पवार गुट के कई दिग्गज नेताओं और पदाधिकारियों ने शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया।
सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में कल्याण, डोंबिवली और अंबरनाथ के प्रमुख नेता पार्टी में शामिल हुए। एमएनएस से नगर अध्यक्ष कुणाल भोईर, पूर्व नगर सेवक संदीप लकड़े, स्वप्निल बागुल, अपर्णा भोईर सहित कई विभाग एवं शाखा अध्यक्ष शामिल हुए। वहीं एनसीपी से उमेश बोरगांवकर, उषा गोरे, गोरख सापठे, श्रीधर किस्मत राव, ज्ञानेश्वर मढ़वी और प्रशांत मोहिते भी अपने समर्थकों संग आए। रक्षाबंधन के मौके पर माताओं और बहनों ने नेताओं को राखी बांधकर स्वागत किया। इस कदम को कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ क्षेत्र में शिवसेना की संगठनात्मक मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने एक्स पर पोस्ट कर बताया है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। इस पोस्ट में बताया गया है कि हमें खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकवादी इलाके में मौजूद हैं और इसी जानकारी के आधार पर 10 अगस्त को किश्तवाड़ के ठुल में ऑपरेशन शुरू किया गया। इसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। इससे पहले शनिवार को जम्मू कश्मीर के अखाल में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए। यरूशलेम में शनिवार को हजारों लोगों ने इसराइल की गजा सिटी पर नियंत्रण की योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आधिकारिक निवास तक मार्च कर अपनी नाराजगी जताते नजर आए। बंधकों के समर्थन में आयोजित इस प्रदर्शन में पूर्व सैनिक मैक्स क्रेस भी शामिल हुए, जिन्होंने कहा कि 350 से अधिक सैनिक नेतन्याहू के राजनीतिक युद्ध से इनकार करते हैं। तेल अवीव, हाइफा समेत कई शहरों में भी विरोध दर्ज किया गया। वहीं संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, जर्मनी, फिनलैंड और कनाडा ने इस योजना की निंदा करते हुए चेताया कि इससे गजा में इस्राएली बंधकों और फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने इसराइल की गजा सिटी को नियंत्रण में लेने की योजना के खिलाफ मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की है। मिस्र में शनिवार को हुई वार्ता के बाद फिदान ने कहा कि इसराइल की इस योजना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध होना चाहिए। मिस्र और तुर्की दोनों ने शुक्रवार को इसराइल की गजा सिटी पर नियंत्रण की योजना की कड़ी निंदा की। तुर्की ने इसे इसराइल की नरसंहारकारी और विस्तारवादी नीतियों का नया दौर करार देते हुए वैश्विक स्तर पर रोकथाम के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। बता दें कि इस्राएली सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार को गजा सिटी पर नियंत्रण की योजना को मंजूरी दी थी और इसके लिए 5 बिंदु तय किए हैं। इस्राएली सेना ने भी घोषणा की है कि वह इसी योजना के तहत गजा सिटी पर नियंत्रण और युद्ध समाप्ति के लिए काम करेगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने यूक्रेन में युद्ध की स्थिति पर चर्चा के लिए शनिवार को लंदन में नजदीक केंट में बैठक की। इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमेरोव, राष्ट्रपति जेलेंस्की के कार्यालय के प्रमुख एंड्री यर्मक के साथ साथ ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड और नाटो के अधिकारी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि यह बैठक अमेरिका की पहल पर आयोजित हुई थी। लैमी ने इस दौरान कहा कि ब्रिटेन यूक्रेन का पूर्ण समर्थन करता है और न्यायपूर्ण व स्थायी शांति के लिए प्रयास जारी रखेगा। यह बैठक ऐसे समय पर हुई है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने साफ किया है कि वे रूस को कोई क्षेत्रीय रियायत नहीं देंगे। यह बयान आगामी अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच शिखर वार्ता से पहले आया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.